हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बर्लिन वॉल की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक नई दुनिया का जन्म हुआ। 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, दुनिया में एक नए चैप्टर की शुरुआत हुई। जर्मनी, जो वॉर के दौरान एक मेजर एग्रेसर था, उससे डिफीट मिल चुकी थी। हिटलर की नाजी रेजिम टूट चुकी थी और जर्मनी सरेंडर कर चुका था। लेकिन दुनिया के सबसे पावरफुल देश जो थे अलाइड पावर्स, जिनमें यूएसए, यूके, फ्रांस और सोवियत यूनियन, इनको एक बड़ा डिसीजन लेना था। अब जर्मनी का क्या होगा? इसका सॉल्यूशन निकला कि जर्मनी को 4 जोन्स में डिवाइड कर देते हैं। हर जोन एक अलाइड पावर के अंडर होगा। यूएस जोन, ब्रिटेन जोन, फ्रांस जोन और सोवियत यूनियन का जोन। वैसे ही बर्लिन को भी, जो जर्मनी की कैपिटल थी, उसे भी 4 ऑक्यूपेशन जोन्स में डिवाइड कर दिया गया। इवन दो पूरा बर्लिन सोवियत जोन के अंडर ही आता था। ये डिसीजन टेम्पररी था, पर कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये टेम्पररी डिसीजन एक ऐसी दीवार बनाएगा जो दुनिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा और 28 साल तक लोगों की ज़िंदगियां बदल देगा। फिर हुई कोल्ड वॉर की शुरुआत, कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म। जब जर्मनी को डिवाइड किया गया तो इनिशियली सब ठीक था, पर जल्दी ही अलाइड पावर्स के बीच टेंशन्स बढ़ने लगे। यूएसए और यूएसएसआर के बीच आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस क्लियर होने लगे, जैसे कि यूएसए प्लस वेस्ट, जो कि कैपिटलिज्म, डेमोक्रेसी और ओपन मार्केट्स में बिलीव करते थे। दूसरी तरफ यूएसएसआर प्लस ईस्ट, जो कि कम्युनिज्म, डिक्टेटरशिप स्टाइल रूल और क्लोज्ड इकोनॉमी में बिलीव करते थे। ये आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट बना कोल्ड वॉर का बेस, एक ऐसी वॉर जिसमें बॉम्ब्स नहीं, आइडियोलॉजीज टकराई। कोल्ड वॉर को अ वॉर विदाउट गन्स भी कहा गया, क्योंकि कोल्ड वॉर एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें गन्स नहीं बल्कि माइंड गेम्स ज़्यादा थे, जैसे आर्म्स रेस, स्पेस रेस, प्रॉक्सी वॉर, प्रोपेगेंडा, स्पाई गेम्स। और इस सब के बीच बर्लिन एक बैटलफील्ड बन गया। वेस्ट बर्लिन कैपिटलिस्ट वर्ल्ड का सिंबल था और ईस्ट बर्लिन कम्युनिस्ट रूल का फेस था। इस सब के बीच में लोग ईस्ट से वेस्ट की तरफ भाग रहे थे। 1949 में वेस्ट जर्मनी, जिसे फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी भी कहा जाता है, और ईस्ट जर्मनी, जिसे जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी कहा जाता है, दोनों ऑफिशियल बन गए। पर प्रॉब्लम ये थी कि ईस्ट जर्मनी में लाइफ टफ थी, फ्रीडम नहीं थी, प्रेस और स्पीच पर कंट्रोल था, ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस थे, इकोनॉमी वीक थी, सर्विलेंस हाई थी। एक सेत्सी नाम का सीक्रेट पुलिस सर्विस थी जो सब पर नज़र रखती थी। इसके ऑपोजिट वेस्ट जर्मनी में फ्रीडम थी, बेटर जॉब्स और लाइफस्टाइल था, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस और एड मिल रहा था। इसका रिज़ल्ट क्या हुआ? 1949 से 1961 के बीच अप्रॉक्सीमेटली 2.7 मिलियन लोग ईस्ट से वेस्ट भाग गए। बहुत सारे लोग सिर्फ वेस्ट बर्लिन जाते और वहाँ से वेस्ट जर्मनी चले जाते थे। ये ईस्ट जर्मनी के लिए एक एम्बैरेसमेंट बन गया। एजुकेटेड यूथ, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स सब भाग रहे थे। इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए ईस्ट जर्मन गवर्नमेंट ने एक ड्रास्टिक स्टेप लिया। 13 अगस्त 1961 को ईस्ट जर्मन अथॉरिटीज़ ने सडनली बर्लिन वॉल बनानी शुरू कर दी। सुबह लोग जब उठे तो उन्होंने देखा रोड्स को ब्लॉक कर दिया गया है। सोल्जर्स और पुलिस ने पूरा बॉर्डर सील कर दिया था। बारबेड वायर्स और फेंसिंग लग चुकी थी। चेक पॉइंट्स पर आर्म्ड गार्ड्स थे। ये सब देखकर लोग शॉक में थे। फैमिलीज बिछड़ गईं। कुछ लोग ऑफिसेस में थे पर घर नहीं लौट पाए। स्टूडेंट्स स्कूल में ही रह गए। कुछ तो लिटरली दीवार के एक साइड से दूसरी तरफ देख के रो रहे थे। पहले ये टेम्पररी वायर फेंस थी, फिर इसे धीरे धीरे बनाया गया। ऊंची कंक्रीट वॉल्स,
गार्ड टावर्स, एंटी व्हीकल ट्रेंचेस, इलेक्ट्रिफाइड फेंसेस और एक जगह थी डेथ स्ट्रिप, एक ओपन स्पेस जहां से कोई भी एस्केप नहीं कर सकता था। ये दीवार बनी सिंबल ऑफ डिवीजन। सिर्फ एक शहर नहीं, पूरी दुनिया दो कैंप्स में बट गई। बर्लिन वॉल सिर्फ एक दीवार नहीं थी, ये एक डेडली जोन था। इसमें सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि एस्केप करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। वॉल के दोनों तरफ वॉच टावर्स थे, आर्म्ड गार्ड्स विथ शूट टू किल ऑर्डर्स। बीच में फ्लड लाइट्स, डॉग्स, सेंसर्स, एंटी पर्सनल माइंस। सबसे खतरनाक था डेथ स्ट्रिप, एक वाइड ओपन एरिया जो रेत से भरा था, रैंक्ड डेली टू डिटेक्ट फुटप्रिंट्स, जिस पर एस्केप करने वाले लोगों के फुटप्रिंट्स को भी मॉनिटर किया जाता था। ऑफिशियली 140 से ज़्यादा लोग इस दीवार को क्रॉस करने की कोशिश में मारे गए, बट एक्चुअल नंबर शायद कुछ ज़्यादा हो। कुछ लोगों को गोली लगी, कुछ डूब गए, कुछ इंजर्ड होकर भी मर गए। फिर भी कई लोगों ने उस दीवार को पार करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए, जैसे कि टनल्स। कुछ फैमिलीज़ ने 100 मीटर से लंबी टनल बनाई। हॉट एयर बलून्स, एक फैमिली ने होममेड बलून से एस्केप किया। रोप जिप लाइंस, एक इंसान ने बिल्डिंग से दूसरी ओर बनी एक बिल्डिंग में एक जिप लाइन डाली और उससे एस्केप किया। कन्वर्टेबल कार ट्रिक्स को अपनाया, फेक यूनिफॉर्म्स और आईडीज बनाई। हर एक सक्सेसफुल एस्केप स्टोरी एक इंस्पिरेशन बन गई वेस्ट के लिए और एक एम्बेरसमेंट बन गया ईस्ट के लिए। दीवार तो बन चुकी थी, पर जिंदगी रुक गई थी, स्पेशली ईस्ट बर्लिन में। ईस्ट जर्मनी में कई सारे ट्रैवल बैन्स लगाए गए, जैसे कि ईस्ट जर्मन्स को फॉरेन कंट्रीज़ में ट्रैवल करने की इजाज़त नहीं थी। वो सिर्फ उन कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते थे जो यूएसएसआर अलाइंड थे। उनके काम में भी कई सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए। जो गवर्नमेंट जॉब्स में थे उन पर स्ट्रिक्ट निगरानी रखी जाने लगी। मीडिया पर भी कंट्रोल किया गया। सिर्फ स्टेट अप्रूव्ड न्यूज़ ही रेडियो पर चलते थे। सीक्रेट पुलिस सैत्सी, हर दूसरे सिटीजन पर शक होता था उन्हें, और किसी भी बात पर आपको जेल हो सकती थी। लोग कुछ भी बोलने से डरते थे। ये एक तरह का ओपन एयर प्रिजन था। सब कुछ कंट्रोल्ड था। एजुकेशन, हेल्थ केयर, बेसिक नीड्स फ्री थी, बट फ्रीडम की कीमत पर। और दूसरी तरफ वेस्ट बर्लिन में फ्रीडम ऑफ स्पीच, ट्रैवल, लाइफस्टाइल, रॉक म्यूज़िक, जीन्स, वेस्टर्न फिल्म्स, सब कुछ फ्रीली अवेलेबल था। इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग थी। वेस्ट जर्मनी वॉज बूमिंग। ईस्ट जर्मनी के यूथ सीक्रेटली वेस्ट का म्यूज़िक सुनते थे, कपड़े स्मगल करते थे और ड्रीम्स देखते थे एक ओपन फ्री वर्ल्ड के। 1980s आते आते ईस्ट जर्मनी में लोगों का फ्रस्ट्रेशन बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच गया। भेदभाव, लैक ऑफ फ्रीडम और इकोनॉमिक डलनेस ने लोगों को अंदर से तोड़ दिया। यूएसएसआर में 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव ने पावर संभाली और नए रिफॉर्म्स लाए। अब लोग बोल सकते थे, क्रिटिसाइज कर सकते थे। इकोनॉमी और पॉलिटिक्स में रिफॉर्म्स लाए गए। ईस्ट यूरोप की कंट्रीज़ में भी इसका इम्पैक्ट आने लगा। पोलैंड में सॉलिडेरिटी मूवमेंट हुआ। हंगरी ने बॉर्डर्स खोलना शुरू कर दिया। चेकोस्लोवाकिया में प्रोटेस्ट बढ़ने लगे, पर ईस्ट जर्मनी के लीडर एरिक होनेकर ने कोई चेंज नहीं किया। उनका कहना था, बर्लिन वॉल विल स्टिल स्टैंड फॉर 100 ईयर्स। 1989 में ईस्ट जर्मनी में एक साइलेंट रेवोल्यूशन शुरू हुआ। लाइप्जिग में पीसफुल प्रोटेस्ट शुरू हुए। लोगों ने वी आर द पीपल के नारे लगाने शुरू कर दिए। चर्चेस ने सपोर्ट दिया। फ्रीडम के लिए लोग एक हो गए। अक्टूबर 1989 तक प्रोटेस्ट इतने बड़े हो गए कि लाखों लोग सड़कों पर आ गए। एक नई गवर्नमेंट बनी जिसे लोगों का ट्रस्ट चाहिए था। 9 नवंबर 1989 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में
ईस्ट जर्मन स्पोक्सपर्सन ने बोला, सिटीजन्स कैन क्रॉस द बॉर्डर इफेक्टिवली एंड इमीडिएटली। प्रेस कंफ्यूज्ड थी, पब्लिक कंफ्यूज्ड थी और बॉर्डर गार्ड्स भी कंफ्यूज थे। हज़ारों लोग एक रात में ही चेक पॉइंट्स पार कर गए, ओपन द गेट्स के नारे लगाते हुए। गार्ड्स के पास क्लियर ऑर्डर्स नहीं थे। प्रेशर इतना बढ़ गया कि गेट्स खोलने पड़े। लोगों की एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए बाढ़ आ गई और लोग दीवार पर चढ़ गए। हथौड़े से दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया। लोग खुशी में नाच रहे थे, गले लग रहे थे, रो रहे थे। 28 साल बाद ईस्ट और वेस्ट के लोग एक दूसरे से मिल रहे थे। फॉल ऑफ बर्लिन वॉल सिर्फ एक इवेंट नहीं था, ये एक नए एरा की शुरुआत थी। 3 अक्टूबर 1990 को जर्मनी ऑफिशियली रीयूनिफाई हो गया। वेस्ट जर्मनी ने ईस्ट जर्मनी को इंटीग्रेट किया। फाइनेंशियल, लीगल और पॉलिटिकल सिस्टम मर्ज हुआ। बर्लिन को फिर से कैपिटल बनाया गया। पुराने गार्ड्स, लीडर्स और कम्युनिस्ट ऑफिशियल्स को नई सिस्टम में समझाया गया या रिप्लेस किया गया। ये रीयूनिफिकेशन सिंपल नहीं था। इकोनॉमिक बर्डन था, आइडेंटिटी क्राइसिस था, लेकिन होप सबसे बड़ी थी। आज भी बर्लिन वॉल में कुछ पार्ट्स सरवाइव कर रहे हैं, जैसे ईस्ट साइड गैलरी लॉन्गेस्ट रिमेनिंग स्ट्रेंच है, अब आर्ट गैलरी बन चुका है। चेक पॉइंट चार्ली फेमस बॉर्डर क्रॉसिंग जो अब म्यूज़ियम बन चुका है। मेमोरियल्स जहां उन लोगों को याद किया जाता है जो मर गए थे एस्केप करते हुए। कंक्लूशन, एक दीवार गिरी लेकिन दुनिया बदल गई। बर्लिन वॉल गिरा पर उसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। जब भी हम किसी बॉर्डर, किसी वॉल, किसी आइडियोलॉजी को जस्टिफाई करते हैं जो लोगों को बांट देती है, तब हमें याद रखना चाहिए, नो वॉल इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड बैक द विल ऑफ पीपल। थैंक यू।